नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मेहमान। पीछे आप समझ चुके होंगे कि आज हल्ला बोल का विषय क्या है। आखिरकार सरकार महंगाई पर कब काबू पाएगी। चुनाव के दौरान बीजेपी ने महंगाई को काबू करने के लिए तमाम वादे किए, बदले में स्पष्ट जनादेश का बहुमत मिला, लेकिन एक महीने से ज्यादा हो जाने के बावजूद भी सरकार महंगाई पर काबू नहीं कर पाई है। उल्टे रेलवे किराए और पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। क्यों? प्याज की जमाखोरी तेज है। क्यों? अब कल से बजट सत्र शुरू होने वाला है। जाहिर है कांग्रेस सदन में सरकार को घेरने के लिए तैयार है। महंगाई पर दो हाथ की तैयारी। क्या हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा बजट सत्र? महंगाई पर सरकार को घेरने की रणनीति। सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र में महंगाई के बादल छाए रहने के पूरे आसार हैं। कांग्रेस सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। महंगाई कम करने के मैंडेट के साथ कुर्सी पर विराजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल सवालों के घेरे में हैं। पिछले एक महीने में सरकार ने जो कदम उठाए वो चुनाव में किए उनके वादे से उलट हैं। रेल किराए में बढ़ोतरी, माल भाड़े में बढ़ोतरी, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, प्याज का बेकाबू होना। अब इन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस कमर कस चुकी है। बजट सत्र में इसका असर दिख सकता है। पार्टी की मीटिंग हमारी होगी, उसके अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी तय करेगी कि पार्लियामेंट के अंदर क्या ही स्ट्रेटेजी बनानी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आम आदमी और देश के मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर उठाती रही है और उठाएगी। बजट सत्र के लिए मोदी सरकार की रणनीति भी साफ है। वो हर मुद्दे पर सदन में बहस के लिए तैयार है। शनिवार को स्पीकर सुमित्रा महाजन की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार की तरफ से आए संकेतों से साफ है कि इन मुद्दों को लेकर सरकार पहले से ही मन बना चुकी है। वो विवाद से दूर रहना चाहती है और संसद की कार्रवाई में बाधा पड़ने देना नहीं चाहती। हालांकि सरकार के फैसलों को बीजेपी अर्थव्यवस्था की जरूरत बता रही है, कांग्रेस की नाकामियों की दवा बता रही है। देखिए, अभी तो जो कुछ भी आपको दिख रहा है पिछली सरकार की नाकामियों की विरासत दिख रही है। अभी आने वाले दिनों में सारी चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि एक महीने के अंदर आप अगर चाहें कि 10 सालों का जो नाकामियों का नगाड़ा बजाया है उन्होंने, उस नाकामियों के नगाड़े को उसकी आवाज़ जो है वो बंद तो कर दी है हमने, लेकिन उसका थोड़ा असर दिख रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में वो ठीक होगा। इस सत्र में सरकार का पूरा जोर रेल और आम बजट पर रहेगा। वहीं विपक्ष महंगाई, जरूरी चीजों की आसमान छूती कीमतों, दिल्ली में बिजली व पानी की किल्लत, बीजेपी सरकार से जुड़े विवादों पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। नेता प्रतिपक्ष की सीट कांग्रेस को देने पर सरकार मौन है और जनादेश के सम्मान की बात कर रही है। वहीं विपक्ष इसके बदले राज्यसभा में सरकार के अध्यादेश को फंसाने की फिराक में है। रेलवे बजट लाने के पहले ही जो फ्रेट के रेट्स में इजाफा किया है, जो रेल किराए में किया है, इसको कल हम प्रदर्शन करेंगे पार्लियामेंट के सामने कि इसको वापस लेने की बात है कि आप बजट में अनाउंस कीजिए जनता को कहा क्या और कर क्या रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पूरी मुस्तैदी से अवाम के सामने, डेमोक्रेसी में यही होता है कि हम अवाम के सामने अपनी बात रखेंगे। साफ है, पहले से ही महंगाई पर बैकफुट में गई सरकार अपने महत्वपूर्ण अध्यादेश को पास कराना चाहती है। अध्यादेश से जुड़े बिल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी संशोधन बिल 2014, ट्राई संशोधन बिल प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश विभाजन बिल के तहत आने वाले पोलावरम प्रोजेक्ट बिल को पास कराने पर भी सरकार का जोर होगा। कुल मिलाकर एक हाथ ले और एक हाथ दे वाली स्थिति दिख रही है। विपक्ष सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने की रणनीति के साथ उतरेगा। कांग्रेस के आक्रामक होने के भी पूरे आसार हैं, खासकर तब जब बीजेपी उस पर 44 सांसदों की पार्टी होने का तंज कसते नहीं थक रही। अहमद अजीम और रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल यह खड़ा होता है कि अब बजट सेशन शुरू होने वाला है, कई सारे बिल वहां पर पेंडिंग हैं, पिछली सरकार के भी थे, इस सरकार के जहन में भी कई सारी चीजें हैं करने के लिए, लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो, टकराव की स्थिति होगी। आंकड़े भले ही टकराव के लिए साथ ना दे रहे हो, लेकिन अब स्थिति होगी टकराव की। संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ है, स्वागत है आपका। कमल नयन काबरा जी इकोनॉमिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने वाले अतुल अंजान सीपीआई के नेता हैं, हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल डॉक्टर संबित पात्रा, मेरा सवाल आपसे है और यहां पर मैं कुछ रेफर कर रहा हूं, तारीख सुन लीजिए। 7 मार्च 2012 को एक ट्वीट किया था
नरेंद्र मोदी ने, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, ट्वीट था, जस्ट बिफोर रेल बजट यूपीए हैज सडनली इंक्रीज रेल फ्रेट्स रेट्स बाईपासिंग पार्लियामेंट, रोड टू पीएम अगेंस्ट दिस। मैंने खुद खत लिखा है, लेकिन वही चीज आपने की। मैं वापस सीधे महंगाई पर नहीं जा रहा हूं, मैं सीधे सीधे इस मुद्दे पर आ रहा हूं कि वही चीज आपने की, रेल बजट तक का इंतजार नहीं किया। तर्क आप लोग कुछ भी दे रहे हैं कि पिछली सरकार की चीज थी, हमने कर दी। ये तर्क कुछ भी नहीं है निशान जी, ये तर्क बहुत वाजिब तर्क है और एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क है। आप देखिए पिछली सरकार, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछा हूं क्योंकि कल ये पहला सवाल होगा आपके सामने। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए और जवाब हमारे पास है, जवाब जनता भी जानती है, जनता से हम जीत के आए हैं, जवाब जनता को दे रहे हैं। 5 फरवरी को पिछले प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने उस दस्तावेज में हस्ताक्षर किए जिस दस्तावेज में रेल वृद्धि के लिए बातें की गई थी, और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहां मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में डेट भी फिक्स हुआ कि अप्रैल 30 तारीख को ये रेट, बढ़े हुए रेट लागू किए जाएंगे। लागू हो भी गए और फिर उसे काउंटरमैंड किया गया, उसे वापस लिया गया, केवल एक इसलिए क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए, जाते जाते भले मैं क्यों सरदर्दी मोल लूं। उन्होंने एक कोल्ड फीट डेवलप कर लिया और उसे ताक में रख दिया। जो नए सरकार ने किया है, उन्होंने सिर्फ इतना किया है कि काउंटरमैंड से उन्होंने विड्रॉ किया है अपने आप को। उन्होंने उस चीज को समय सामने रखा जो चीज ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी। तो इसमें बजट का क्या लेना देना है? बजट से पहले ही ये डिसाइड हो चुका है। सीधे क्योंकि इसका लेना देना महंगाई से, क्या यह संभव नहीं था कि सरकार इन नए किराए को लागू ही नहीं करती? क्या यह संभव नहीं था? ऐसा हो चुका है, आप बकायदा ये कर सकते थे कि किराए लागू ही नहीं करते। नहीं, ये हम कर तो जरूर सकते थे कि हम उसे लागू नहीं करते, ये आप सही कह रहे हैं। मगर मैं यहां याद दिलाऊं जो अरुण जेटली जी ने उसके 2 दिन बाद बहुत महत्वपूर्ण विषय कहा। उन्होंने कहा इट इज अ टफ डिसीजन बट इट इज अ नेसेसरी डिसीजन। ये टफ है मगर ये बहुत अनिवार्य है, क्योंकि रेल बंद होने के कगार पे आप अपने दोनों स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। पहले आपने ये कहा, एक मिनट पहले आपने ये कहा कि बढ़ाया किराया हमने इसलिए क्योंकि पुरानी सरकार का फैसला था। जब मैंने आपसे ये कहा कि आप इसको नहीं बढ़ाते बेहतर होता, आपने कहा कि अरुण जेटली जी ने जो 2 दिन बाद स्टेटमेंट दिया था वो सुनने लायक था, वो मायने रखता था, कि हमारे लिए अनिवार्य था। अब मैं बता रहा हूं क्यों मैंने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। क्योंकि पिछले सरकार के पास भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर की प्रॉपर्टी रेलवे को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं था। उस उपाय को उन्होंने किया। हम चाहते केवल पॉपुलिज्म के लिए उस उपाय को ठंडे बस्ते में डाल देते तो रेलवे बचती नहीं। इसलिए जो बिटर पिल के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यह समझने की आवश्यकता है कि हिंदुस्तान के अहम प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए अनिवार्य है कि हम उन विषयों को मेरा पहला जिससे मैंने ये पूरे शो की शुरुआत की, तो नरेंद्र मोदी ने जो 7 मार्च 2012 को ट्वीट किया था, इसका मतलब वो ट्वीट से लेके अभी तक की जो पूरी कहानी है वो सीधे पलट गए। क्या मैं ये मान के चलूं? बिल्कुल नहीं। मैं अभी आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड। मेरे साथ अतुल अंजान और प्रेमचंद मिश्रा जी। आपने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, मैं 2 लाइन में उत्तर दे दूं। ये टेक्निकलिटी का विषय है, क्योंकि बजट से पहले डेट भी फिक्स हो चुका था किस दिन से वृद्धि होनी थी। इसके टेक्निकली अगर चीज आपके ऊपर आए तो टेक्निकल है और दूसरे करे तो क्रिटिकल है। नहीं, दूसरे करते, दूसरों ने हमारे साथ और मेहमान जुड़ चुके हैं। अतुल अंजान जी, स्वागत है आपका। सीपीआई के नेता हैं, अब बड़े नेता हैं, धन्यवाद। स्वागत है। स्वागत है आपका। प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है। बजट सत्र है, शुरू होने जा रहा है। प्रेमचंद जी, सरकार के सामने सबसे पहले मुख्य विपक्षी दल क्या सवाल रखें? देखिए, हमारा सिर्फ विरोध करने के लिए हम विपक्ष में नहीं हैं। राष्ट्रहित के मुद्दों पर और आम जनता के हितों के मुद्दों पर हम सरकार को सहयोग करने को तैयार हैं और यह हमारी सुविचारित नीति का हिस्सा है। लेकिन अगर सरकार की कहीं कुछ वादा खिलाफी होगी, अगर ये नजर में आएगा कि जनहित के मुद्दों को लेकर जो वायदे किए गए थे अब उन वायदों से सरकार पीछे हट रही है, या जनता के ऊपर सरकारी निर्णयों के चलते बोझ बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इन चीजों को मजबूती से पार्लियामेंट के अंदर में उठाएगी। जी, हमारा काम विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना है, जो हम करेंगे। अतुल अंजान जी, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? पहले इन चीजों की ओर मैं आपसे निशान जी ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कौन सी भूमिका निभाएगी या नहीं निभाएगी तो आने वाले दिन बताएंगे, क्योंकि अब तक इनका पूरा मन मिजाज, मस्तिष्क, बॉडी लाइन और इनकी सरकार के, इनके नेताओं का चाल चरित्र और पूरी कार्यविधि सत्तारूढ़ रही है। सत्ता के अलावा ये कुछ सोचते ही नहीं है। आज भी जनता के सवाल इनके लिए पीछे हैं,
लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद इनको मिल जाए, यह इनके लिए प्रमुख सवाल है। जनता के सवाल ये क्या बोलेंगे? ये सारा जो महंगाई है, बेकारी है, या जो सारी गड़बड़ियां हैं, यह तो इनकी ही नीतियों से उपजा हुआ अनिवार्य प्रतिफल है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा है कि मैं विपक्ष का नेता का पद। अतुल जी ने बहुत बड़ी बात उठाई है यहाँ पर। मैं आपके पास आ रहा हूँ, देखिए आपके आपके पास आ रहा हूँ, मेरे लिए ब्रेक लेना जरूरी है। मैं आप सबके पास आ रहा हूँ। अतुल जी ने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर उठाई है कि कांग्रेस की नीतियों का ये नतीजा है जो कि बीजेपी भी कहती आ रही है। सवाल खड़ा ये होता है कि अभी तक जो भी एनडीए सरकार की नीतियां रही हैं, क्या वो नीतियां रही हैं जिससे कि मदद होगी, महंगाई कम होगी? आपको लगता है ऐसा? देखिए, अगर हम रेल का ही उदाहरण लें तो जो रेल में खर्च होता है, क्या वो सैक्रोसैंक्ट है? क्या उसमें कमी नहीं की जा सकती है? मैं ऐसे, ये वक्त नहीं है, 50 ऐसे उदाहरण बता सकता हूँ जो आम आदमी की ज़रूरतों से अलग, लग्जरीज के लिए, ऊंची क्लास के लोगों के लिए, ज़्यादा पैसे वालों के लिए डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब जितनी उनसे आमदनी होती है उनसे ज़्यादा खर्च किया जा सकता है। दूसरा, उन्होंने ये निर्णय लिया है तो क्या आप उसी रास्ते पर चलने वाले हैं जो उन्होंने पर चला है? जो कीमतों का सवाल, जो आपने मुख्य सवाल उठाया है, वो देखिए कि ये कहा गया था कि बाजार की आधारित नीतियां हम लोग शुरू करने वाले हैं। दोनों दलों का यही मत है और उसमें साफ साफ कहा गया है कि बाजार की प्रक्रियाएं स्वतः अपने आप को करेक्ट करती है। अगर दाम बढ़ते हैं तो उससे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, मुनाफा बढ़ता है, प्रेरणा मिलती है, उत्पादन बढ़ता है। क्या ये हिंदुस्तानी कृषि के लिए लागू होता है? किसान तो अपना माल उत्पादन के 1.5-2 महीने में बेच लेता है जब बहुत कीमतें नीचे होती है। जो हिंदुस्तान में 2 नंबर का बहुत बड़ा पैसा है, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े प्रोसेसर्स हैं, जो बड़े बड़े, आपके हिसाब से इनकी नीतियां ठीक हैं? अभी तक नहीं है। नहीं, इनकी नीतियों में कोई अलग है ही नहीं। जो कांग्रेस की नीतियां थी, अब वही नीतियां लागू करके अब बताइए कि आपने कहां पर फर्क किया है? कि नहीं, मैं कंप्लीट तो कर दूं, आप अलग नतीजे कैसे पैदा करेंगे, ये तो बताइए। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अभी हमने एक प्राइम मिनिस्टर चुना है, कोई जादूगर नहीं चुना है। 30 दिन होते हैं और अभी हम जान जाते हैं कि देश के लिए हम कौन नीति बना रहे हैं, क्या नीति बना रहे हैं। बजट प्रेजेंट तक नहीं हुआ है, बजट सेशन आरंभ होने वाला है, नीतियां तो सेशन में आएंगी ना, उससे पहले नीति कहां से आ सकती है? मगर बाबू जी 2-3 सेकंड में बहुत महत्वपूर्ण विषय रख दूं। आप देखिए, 540 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में, 500 उनमें से जो है कंटिंजेंसी प्लान आज के डेट में बना के हम खड़े हैं कि क्या कंटिंजेंसी प्लान होगा। दूसरा, आप देखिए एपीएमसी एक्ट से पेरिशेबल प्रोडक्ट को किस तरह निकाला गया। तीसरा, आप देखिए स्टॉक लिमिट जो होती है होल्डिंग की प्रोडक्ट्स के ऊपर, किस तरह से हमने बनाया। आप देखिए, जैसे ही 22 कमोडिटी थे जिनके ऊपर हमने नजर रखा हुआ था, उनमें से 4-5 कमोडिटी के प्राइस बढ़े। तुरंत अरुण जेटली जी बाहर आते हैं, बिना पैनिक क्रिएट किए वो कहते हैं कि इन विषयों पे हमने अपना विषय रखा है। आप आज बताइए कि यूपीए की सरकार में कितने बार फाइनेंस मिनिस्टर बाहर आके रिएश्योर करते थे हमारे पास वो ब्लूप्रिंट है जिससे हम देश। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मैं जी, नीतियां जब होती है, जब आप कहते हैं कि हम जो अतुल जी एक मिनट, यहां पर कमल नयन जी कुछ बता रहे हैं। मैं आपका पॉइंट हमने एक्सेप्ट कर लिया, बताइए। बदलने वाली है, उसके अंदर जो कर्ता कौन है, उनको जो प्रेरणा की जाती है, उनको किस तरह से नियंत्रित किया जाता है, उनको किस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है, जब ये सब बदला जाता है तो ये नीतियां होती है। ये प्रशासनिक कदम है। और पेरिसेबल कमोडिटीज का तब तक सवाल है, सब्जियां तो उसमें कभी शामिल ही नहीं होती थी, केवल आलू प्याज वगैरह जिसमें था। तो आलू प्याज, कम से कम आलू में आप देखिए बहुत बड़ी मात्रा में वायदा बाजार चल रहा है। यहाँ पे अतुल जी की आवाज हम थोड़ा स्टूडियो में और सुनना चाहेंगे। अतुल जी, आपने एक सवाल ये रेज किया कि जो बीजेपी ऑफेंसिव पे होती थी वो डिफेंसिव पे हो गई, ये किस तरीके से आप कह रहे हैं? ये बैकफुट पर आ गई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वही बात अरुण जेटली कह रहे हैं, राज्य सरकारें होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई करें। यही भाषण तो चिदम्बरम साहब देते थे। मैं ये कह रहा हूं, चिदम्बरम साहब की आत्मा अरुण जेटली में चली आई, मनमोहन सिंह जी की आत्मा नरेंद्र मोदी में चले। क्या अंतर पड़ गया? आप वही भाषण दे रहे हैं, आप कह रहे हैं रवि का इंतजार कीजिए। यही बात तो लाल किले से मनमोहन सिंह जी कहते थे। यही बात तो आप क्यों कह रहे थे कि मां बेटे की सरकार गई और महंगाई रुक गई? ये बात भाषणों में नरेंद्र मोदी क्यों कह रहे थे? और अब आप कह रहे हैं जादू की छड़ी नहीं है आपके पास। आपने तो जादू बेचा, आपने सपने बेचे, आपने ऐसा कहा कि सारा उत्तर दे दूं निशान जी। समस्या तो पहले से ही मालूम थी, कोई नई नहीं है। आपने उसका विरोध। अतुल जी पॉइंट है यहाँ पर। संबित, आपके जवाब से पहले मैं आपको तब मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री जो है
नरेंद्र मोदी जी का एक, अतुल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट रोकूंगा, मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। यूपीए गिव सब्सिडी टू स्लॉटर हाउसेज बट राशंस एलपीजी सिलेंडर्स एंड हाइक डीजल प्राइसेस। इज दिस दिशा ऑफ कांग्रेस? ये सवाल, ये ट्वीट किया था 14 सितंबर 2012 को नरेंद्र मोदी ने। कारों को भी नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूं। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए चीनी के प्राइसेस के बढ़ने का। आप वहां देखिए किस प्रकार से इसके अंदर एक सोची समझी पॉलिसी है। केन एरियर्स, मैं आपको रोकूंगा, मैं आपको थोड़ा रोकूंगा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं अतुल जी? मैं आपको रोकूंगा एक मिनट, मैं आपको रोकूंगा अतुल जी, क्योंकि शम्बित जी को जवाब देने दीजिए। अतुल जी एक मिनट रुकिए, बताइए। आप सिंपल केस है केन एरियर्स का लीजिए। 11,000 करोड़ से 13,000 करोड़ आज के डेट में केन एरियर्स हो गया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शुगर जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद होने के कगार पे हैं, जो फार्मर्स है वे सुसाइड करने के कगार पे है। ऐसे में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के शुगर का केन एरियर्स दे सके, ताकि जो केन वर्कर्स हैं, जो शुगर केन फार्मर्स हैं, उनको बचाने के प्रयास किया गया। क्या ये गरीबों के लिए अच्छा कदम नहीं है? क्विक रिएक्शन, एक मिनट रुकूंगा मैं सर, एक मिनट रुकूंगा। किसानों को डायरेक्टली देना चाहिए, प्रेमचंद मिश्रा नहीं, आपके पास आ रहे, कमल जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, एक आप दोनों को रोकूंगा मैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, आपकी सरकार ने जो अतुल जी ने सवाल रेज किया, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। अतुल जी ने सवाल रेज किया, शम्बित पात्रा जी वही बात कर रहे हैं, आपकी सरकार की तरफ से इतनी खामियां रह गई कि आज देश को बोझ ढोना पड़ रहा है। मेरा स्पष्ट इसमें मानना है कि इस देश की जनता को बीजेपी के नेताओं ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा या तो गुमराह करने का काम किया या कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम किया। आप याद करिए इनके होर्डिंग्स पर क्या लिखे होते थे कि महंगाई बढ़ाने वाले देश की जनता माफ नहीं करेगी, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने वाले देश की जनता माफ नहीं करेगी। अब की बार मोदी सरकार, ये जो स्लोगन्स देते थे और मोदी जी की तस्वीर और वोट मांगते थे, और हर एक भाषण में इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की नीतियों की देन है, जिस वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, चीनी की कीमत बढ़ रही है, आलू प्याज गायब हो गया है। आज इन चीजों पर देश की जनता को जवाब चाहिए। ये मत आप सुनिए, एक साल शम्बित जी मेरे पास ब्रेक लेने का वक्त है, मैं आपसे जवाब ले रहा हूं, और आपने जो भी चीजें बोली है उस पर तर्क संगत ये बातें कितनी है कमल नयन काबरा जी से जानना चाहूंगा। लेकिन मैं एक सवाल यहां पर आपके साथ, प्रेमचंद जी मैं आपको रोकूंगा, मैं एक सवाल रेज कर रहा हूं यहां पर अपने सारे पैनलिस्ट के सामने कि जब आपके हाथ में सरकार की कमान आई थी 10 साल पहले, तब करंट अकाउंट बैलेंस कितना था, आज और तब का फर्क देख लीजिए। तब डेफिसिट कितना था, आज और तब का फर्क देख लीजिए। तब इन्फ्लेशन कितना था, आज और तब का फर्क देख लीजिए। और इस सब के बावजूद भी अगर आप ये कहते हैं